तो दोस्तों आज भी काफ़ी लोग जो है ना वो कंफ्यूज्ड है कि क्या करना चाहिए, यस बैंक में लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। परसों के वीडियो के बाद भी मुझे काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे और भी वीडियोस के कमेंट्स रीड किए। बेसिकली ये मैं हमेशा करता हूँ कि इसमें ना डाउट समझ में आता है कि लोगों को क्या डाउट है। तो आज भी काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड है। एक तो वो लोग जो ऑलरेडी बाय कर चुके हैं, तो उनके लिए तो क्लियर सजेशन है, अगर आपके शेयर लॉक्ड है तो आप इसकी तरफ देखिएगा भी नहीं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल मिलेगी, थोड़ा रुकिए, जल्दबाजी मत कीजिए। दूसरे वो लोग जो सोच रहे हैं कि यस बैंक में एक नया इन्वेस्टमेंट हम लोग डालें, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि कम पैसे में खरीदेंगे और ज़्यादा पैसे में जो है हम लोग बेच करके निकल जाएंगे। अभी उनकी बात करेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका होस्ट, आपका अपना बेयर, मेरे चैनल में जिसका नाम है इन्फो बेयर। तो दोस्तों बात हो रही थी उन लोगों के बारे में जो चाहते हैं कि एक नया इन्वेस्टर, एक नया स्टेक लिया जाए इसमें, जिन्होंने अभी तक येस बैंक में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। ये येस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और सोचते हैं कि यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो कमा करके ले जाएंगे। 12 रुपए पे या 13 रुपए पे खरीद के वो सोच रहे हैं कि 20-25 लेवल पे हम लोग बेच करके पैसा दुगना करके इसको निकल जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो उनके लिए दोस्तों मैं कुछ आज बात करने वाला हूँ। पहले वो बात होने के बाद मैं आपको चार्ट पर भी लेके जाऊंगा, चार्ट पे भी समझाऊंगा कि मैं एक्चुअली क्यों बोल रहा था कि इससे थोड़ा दूर रहेंगे तो बेटर होगा। पहली बात तो ये देखिए, काफी दिनों से हम लोग यस बैंक को देख रहे हैं, मतलब काफी सालों से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था बैंक। कॉर्पोरेट में नंबर 1 पे बैंक है। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट जो है इसके ये कॉर्पोरेट ही है। कुछ साल बाद यस बैंक ने जो है थोड़ा रिटेल बिजनेस पे ध्यान देना शुरू किया था। बहुत ज्यादा रिटेल में यस बैंक है नहीं, अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द इसके अकाउंट करंट अकाउंट ही है। तो इसमें आने वाला और रोल होने वाला पैसा बहुत अच्छा है, जो रोल भी हो रहा है। अभी जो सीन यस बैंक के साथ हुआ, तो वहां से जितने भी पैसे निकाले गए वो एक तो रिटेल इन्वेस्टर्स के थे, रिटेल होल्डर्स के थे, माफ कीजिएगा, रिटेल अकाउंट होल्डर के थे जो छोटे छोटे अकाउंट होल्ड करते हैं। और बहुत ही कम ऐसे कंपनीज हैं जिनको बहुत ज्यादा रोलिंग होती है, मतलब नॉट अबाउट द अमाउंट बट ट्रांजेक्शन जिनके बहुत ज्यादा होते हैं। एक तो उन्होंने अपने अकाउंट शिफ्ट शिफ्ट नहीं कर लिए, मैं कहूँगा पैसे रिमूव कर लिए दूसरे अकाउंट में। उनके अकाउंट्स आज भी बैंक के साथ मेंटेन्ड है। जब ये इशू क्लियर हो जाएगा, मेरे ख्याल से अब तक तो उनके पैसे वापस आ भी चुके होंगे अपने अकाउंट में। अभी गलती क्या हो रही है यस बैंक में वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फाइनेंशियली बोलेंगे या फिर क्लाइंट प्रोफाइल्स के हिसाब से बोलेंगे तो बैंक बिल्कुल ही स्टेबल है। कोई बैंक में इनसाइडर प्रॉब्लम नहीं है। अभी बैंक में प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बैंक में पैसे की दिक्कत है। पैसे की दिक्कत है मतलब देखो क्या हुआ है, बैंक के एनपीएस बहुत ज्यादा है। यानी बैंक में जिनको जिनको लोन दिया है, लाइक एन एग्जांपल लेंगे तो रिलायंस है, ये अदा ग्रुप की रिलायंस की बात कर रहा हूं मैं। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप जो है उनको यहाँ से लोन है। उसके बाद में इनको लोन है दोस्तों डीएचएफएल को, जो भी अभी उसकी भी हालत खराब हो पड़ी है। मतलब जो बिग शॉट जहां इनको जिन्होंने इनको माफ किया, इन्होंने जिनको लोन दिया था, काफी सारे बिग शॉट कंपनीज है और वो सारी की सारी कंपनीज जो है पूरी पूरी खस्ता हालत में है। अगर आप लोग देखोगे तो लिस्ट आप गूगल से निकाल सकते हैं कि यस बैंक के डिफॉल्टर्स कौन कौन है, तो आपको बहुत बड़े बड़े नाम वहां पे मिलेंगे। तो उसके बाद में जो है उनके सीईओ चेंज हो गए। कुछ मेरे ख्याल से गर्ग साहब थे, उन्होंने भी कुछ खास किया नहीं उनके टाइम पे भी। काफी सारी बातें हुई बिलियन ऑफ डॉलर्स की जमा करने की, बट वो कुछ कर नहीं पाए, उन्होंने दिक्कतें बढ़ा दी मैं तो कहूंगा। और क्योंकि इन्वेस्टर का जो भरोसा था यस बैंक, वो धीरे धीरे कम हो रहा था। जब आरबीआई ने जो मोनेटाइजेशन, माफ कीजिएगा, मोरेटोरियम जो पीरियड लगा दिया, उसके बाद में जो नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहां पे बिठा दिए, अब जाके कहीं ना कहीं पे चीजें सॉर्ट आउट हो रही है, एग्जैक्ट फिगर्स हमें मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे पिक्चर अभी क्लियर हो रहा है कि एनपीएस कितने हैं बैंक के, बैंक के पास अभी एक्चुअल कैश फ्लो कितना है, या बैंक को अभी कैपेक्स बैंक का कितना है।
तो कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, जो बैंक ऑपरेट करने के लिए चाहिए होता है, तो वो कितना है। तो ये सब में एक आइडिया आ जाती है कि भाई बैंक को चलाने के लिए, मतलब गाड़ी को चलाने के लिए, गाड़ी तो सही सलामत है, BMW है आपके पास 7 सीरीज की जबरदस्त गाड़ी, लेकिन चलाने के लिए उसमें पेट्रोल नहीं है। बस यही सबसे बड़ी दिक्कत है यस बैंक के साथ आज के टाइम पे। अब यस बैंक इससे किस तरह से निपट रही है। देखिए, एक तो यस बैंक जो है वो प्रॉपर्टी सेल करने के पीछे लगी हुई है। मैंने लास्ट वीडियो भी बनाया था कि काफी सारी कंपनीज की प्रॉपर्टी अब ये सेल कर रही है कि अपना पैसा जो है वो रिकवर कर लिया जाए, और उसमें भी बड़े बड़े नाम से। तो अगर आप वो देखोगे ना, तो एक आइडिया आ जाएगा कि अभी पैसा कहीं ना कहीं से यस बैंक को चाहिए अपनी गाड़ी चलाने के लिए। तो वही पैसा जमा करने के पीछे यस बैंक लगा हुआ है, और उसी के चलते यस बैंक ने कल अपना एफपीओ जो है वो लॉन्च करने वाली है, एफपीओ आने वाला है कल। तो उसको आपको किस तरह से देखना चाहिए। देखिए, पहले ही काफी सारे लोग आपको बोल चुके हैं कि भाई यस बैंक फॉलिंग नाइफ है। फॉलिंग नाइफ यानी गिरती हुई छुरी जिसे बोलते हैं, अगर आप पकड़ने जाओगे तो आपके हाथ में वो घुस जाएगा और आप जख्म करा के ले लोगे। अभी जिन्होंने ऑलरेडी बाय करके रखा है, वो उन्होंने ऑलरेडी वो जख्म ले लिया, 3 साल के लिए अटक गए। अगर फ्रेश वाले भी कुछ इस तरह से सोच करके चलेंगे कि मैं इसमें पैसे बना लूंगा और क्विक सेल करके निकल जाऊंगा, तो दोस्तों सोचिए, थोड़ा समझदारी के साथ काम लीजिएगा। देखिए, मेरे ओपिनियन और आपके ओपिनियन जो है डिफरेंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मैं अपनी स्टडी के हिसाब से बता रहा हूं, आप अपने स्टडी के हिसाब से एक्ट कर सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि जो भी कीजिएगा सोच और समझदारी के साथ कीजिएगा। इसके लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ वो समझाने के लिए ना, मैं आपको चार्ट पे लेके चलूंगा। वो चार्ट पे मैं आपको कुछ ऐसी चीज दिखाऊंगा जो शायद आपने इतने डीप में नहीं देखी होगी कि उसमें चल क्या रहा है। ठीक है, तो उससे पहले ना एक छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता दूं जो बहुत जरूरी है आपको, अगर कोई नया बंदा है जो ये वीडियो देख रहा है उनके लिए। ठीक है, फेस वैल्यू 2 रुपए की डिक्लेयर हुई है एफईओ के लिए। एफईओ का जो फ्लोर प्राइस यानी फेयर प्राइस जिसे बोलते हैं वो डिक्लेयर हुआ है 12 से 13 रुपए के बीच में। 12 रुपए उनके एम्प्लॉयज के लिए है और 13 रुपए जनरल पब्लिक के लिए है। एंकर इन्वेस्टर यानी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जैसे कि डीआईआईज हो गए, एफआईआईज हो गए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, इनको कल ओपनिंग होगी, इनके लिए कल ये एफपीओ खुलेगा। और उनके बाद परसों जो है वो रिटेल के लिए खुलेगा। 17 तारीख को ये क्लोज हो जाएगा, 2-3 दिन का गैप है तो ये क्लोज हो जाएगा। और इसमें जो लॉट साइज होगा वो 1000 शेयर्स का होगा, यानी कम से कम आपको 1000 शेयर्स तो खरीदने हैं, और बाद में इंटू मल्टीपल ऑफ 1000 आप खरीद सकते हो। यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें आपको 13,000 की करनी है। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो 13,000 इनके लिए छोटी अमाउंट है, वो ये रिस्क बिल्कुल उठा सकते हैं। लेकिन जिनके लिए 13,000 एक बड़ी अमाउंट है, तो उनके लिए ये कहूंगा मैं, भाई आप दूर रहो, ये रिस्क है, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी उतना अच्छा नहीं है। तो मैं कहूंगा कि जिनके लिए रिस्क लेने की जिनकी कैपेसिटी है, जो डाइजेस्ट कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से रिस्क ले। और जो नहीं ले सकते, जो सोच रहे हैं पैसे बनाने का बट इसमें रिस्क है और कैपिटल सेफ्टी इज अ प्रायोरिटी, तो उसके अंडर आप सोचे क्या करना है। अब बात करते हैं चार्ट की। मैं चार्ट पे लेकर के चलता हूँ, आपको चार्ट दिखाऊंगा, इंटरेस्टिंग चार्ट है। अब चार्ट को मैंने थोड़ा छोटा करके इसलिए रखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो अप्रैल से लेकर के ये चार्ट शुरू है, अप्रैल 2020, तब से लेकर के ये चार्ट में अगर लेकर के चलूं तो ये आज तक के डेट का चार्ट है। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूं आपको दोस्तों कि मार्केट अगर आप देखोगे इस ब्रैकेट में, यानी साइड वाइज पूरी की पूरी तरह से साइड वाइज मार्केट चल रहा है। ये खेल रहा है 20 से लेके 32 रुपए के रेंज तक, यानी 10 रुपए के रेंज में ये शेयर काफी दिनों से ट्रेड हो रहा है। उसी के बीच में बाई सेल इंट्राडे ट्रेडिंग काफी ज्यादा हो रही है इसमें। और पिछले 2-3 दिन से जैसे ही एफपीओ की बात हुई है, तो शेयर का जो है ना वो डिलीवरी वॉल्यूम काफी बढ़ चुका है, 40-45% तक डिलीवरी वॉल्यूम आ चुका है इसका, सिर्फ एफपीओ को सोच के। बट अभी मेरे ख्याल से एफपीओ का प्राइस डिक्लेयर होने के बाद जिन्होंने 30-35 पे, 22 पे, 20 पे, जो भी एवरेज था 22 से लेके 30-35 तक का, उसमें लेकर के जो लोग फंस चुके हैं ना, वो अभी पछताएंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ही सोचा था कि ये सस्ते में खरीदेंगे और थोड़ा महंगे में बेचेंगे। वो आईपीओ वाले चक्कर में फंस गए, एफपीओ को समझ नहीं पाए, तो वो अटक गए यहाँ पे। अब जो ये साइड वाइज मार्केट आपको दिख रहा है ना दोस्तों, इसको मैं थोड़ा जूम करके लेकर के चलता हूँ। पिछले हफ्ता भर का ट्रेडिंग डेज देखेंगे हम लोग।
ये देखिए यहाँ से मेरे ख्याल से ये है कुछ 6 तारीख 8 तारीख का। एक सेकेंड, यहाँ से भी नहीं आते, थोड़ा आगे चले जाते हैं, 7वें महीने यहाँ पे। यहाँ से अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो कंटिन्यूस ग्रीन हो रेड हो रहा है, ये गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है। फिर एक बार छोटा सा एफपीओ का अनाउंसमेंट होता है तो मार्केट ऊपर चला जाता है, दूसरे दिन एकदम से ऊपर खुल जाता है और फिर जो गिरना चालू हो जाता है, मार्केट बहुत लंबा गिरता है दोस्तों। देखिए ये था, स्टार्ट हुआ था 27 को, क्लोज हुआ था 26 पे, दूसरे दिन नीचे खुला 26, और गिरते हुए लेकर गए बेयर्स इसको 24 तक। और आज जो मार्केट खुला है दोस्तों, यहाँ पे देखेगा आप, 24 से लेके मार्केट 21, यानी ऑलरेडी 3-4 रुपए मार्केट नीचे ही खुला हुआ है। वॉल्यूम काफी ज्यादा ट्रेड हो रहा है। अभी आपको देखना ये है, देखिए यहाँ तक लेके गए थे बुल्स, इसको काफी पावरफुल होने की कोशिश की थी बुल्स ने, बट बेयर्स काफी ज्यादा भारी पड़ते हुए बेयर्स ने वापस से उसको नीचे दबा के लेकर के आ गए। अगर आपका ओपनिंग और इसका गैप देखोगे तो हार्डली कुछ 25-30 पैसे का गैप है, वो भी अभी इंट्राडे ट्रेडिंग खत्म नहीं हुआ है। जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग खत्म हो जाएगा और सेकंड हाफ के बाद में ये जब लोग बेचना शुरू करेंगे जिन्होंने सुबह लेकर के रखा हुआ है, तो ये मार्केट और भी नीचे गिरेगा, शायद ये रेड में भी आ जाए। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपको अगर यहाँ से शुरू करते हो तो मार्केट क्लीनली आपको गिरता हुआ ही दिख रहा है। एक सेकेंड में एक कोशिश करता हूँ यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाने की, शायद ये बन जाए। ये देखो है, क्लियरली मार्केट गिरता हुआ दिख रहा है, और फिर भी आप सोच रहे हो भाई मैं इन्वेस्ट करूंगा। अभी आप सोचो किस हिसाब से आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इसमें, जबकि ये मिड मार्केट में अब यहाँ ये इसे सेंटर पॉइंट बोलेंगे हम लोग। यहाँ से मार्केट गिरता गिरता कहीं यहाँ पे स्टेबल हो गया, फिर साइड वाइज गिरना स्टार्ट हो गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर गिरना। और अभी ये पॉइंट क्रूशियल है, जो यहाँ पे क्लोज पॉइंट है ये क्रूशियल है। अभी ये क्यों क्रूशियल है ये भी बताऊंगा मैं आपको। इसका आप अगर देखोगे ना तो दोस्तों, ये जो है ये इसका सबसे नीचे वाला सपोर्ट है। देखो यहाँ पे पॉइंट है, इसके पीछे भी आपको कुछ नहीं मिला, इसके पीछे तो छोड़ ही दो सोचना ये लाइन के पीछे का। तो ये है, ये 5 रुपए वाला पॉइंट रहेगा मेरे ख्याल से। यस, बिल्कुल बिल्कुल 5 रुपए वाला पॉइंट है। अभी यहाँ पे देखोगे तो ये लास्ट सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो लास्ट में हमें 1 रुपए या 5 रुपए पे आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और आप देख रहे हो जो बियर्स है वो बुल्स को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, पूरी कोशिश है बियर्स की इसको दबाने की। अगर ये बुल्स जो है आज सेकेंड हाफ में दब जाते हैं, इस लाइन को क्रॉस करके नीचे अगर आ जाते हैं दोस्तों, तो वापस से हमें 5 रुपए का लेवल देखने को मिल सकता है यहाँ पे, बिल्कुल मिल सकता है। ये दोस्तों है मेरा ओपिनियन, आपका ओपिनियन मुझसे अलग बिल्कुल हो सकता है, आप बिल्कुल डिफरेंट तरीके से स्टडी कर सकते हो, लेकिन आपका स्टडी है, आपको सोचना है क्या करना है। मैंने अपना ओपिनियन बता दिया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।